साबरमती जेल में दिन भर की गहमा गहमी के बाद आखिरकार अतीक अहमद को लेकर उत्तर प्रदेश की पुलिस की टीम प्रयागराज के लिए रवाना हो गई। रवानगी से पहले अतीक अहमद के चेहरे पर यूपी पुलिस का खौफ साफ तौर पर देखा जा सकता था। और अतीक लगातार मीडिया से ये कह रहा था कि यूपी पुलिस उसकी हत्या करना चाहती है। मेरी हत्या करना चाह रहे हैं। मेरी हत्या आपको डर है? आपकी हत्या हो जाएगी। अतिक जी डर है आपको? डर है क्या आपको? नहीं, मुझको इनका प्रोग्राम मालूम है। क्या है? क्या लग रहा है आपको? हत्या करना चाहते हैं। अतीक अहमद को करीब 5:45 पर साबरमती जेल से बाहर निकाला गया, जिसके बाद प्रयागराज से लाई गई वैन में अतीक को बैठाया गया और फिर अतीक के बाद कुछ पुलिस वाले भी वैन के अंदर ही सवार हुए, जिसके बाद वैन के गेट को बाहर से ताला लगाकर बंद कर दिया गया। जिस वैन में अतीक को लेकर जाया गया उसकी खिड़कियों को चारों तरफ से बंद कर दिया गया था, ताकि किसी को वैन के अंदर कौन कहां बैठा है ये मालूम न चल सके। जिसके बाद भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच अतीक अहमद को लेकर यूपी एसटीएफ की टीम प्रयागराज के लिए रवाना हो गई। अतीक इस वक्त किस कदर खौफ में है, इसका अंदाजा उसके बयान से समझा जा सकता है। एक बार फिर सुनिए अतीक ने पुलिस वैन के अंदर बैठकर क्या कहा। अतीक जी मेरी हत्या क्या जी? मेरी हत्या करना चाह रहे हैं। मेरी हत्या आपको डर है? आपकी हत्या हो जाएगी। अतीक जी डर है आपको? डर है क्या आपको? नहीं, मुझको इनका प्रोग्राम मालूम है। क्या है? क्या लग रहा है आपको? हत्या करना चाहते हैं। अतीक अहमद को प्रयागराज ले जाने के लिए उत्तर प्रदेश की टीम पूरी तैयारी से अहमदाबाद पहुंची थी। अतीक अहमद के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस के साथ यह सफर काफी लंबा होने वाला है और फिर करीब 22 घंटे के सफर के बाद सोमवार देर शाम तक अतीक अहमद को लेकर यूपी एसटीएफ का काफिला प्रयागराज पहुंच जाएगा। इस काफिले में 2 वज्रवाहन के अलावा 3 4 व्हीलर और 1 एम्बुलेंस चलेगी। अहमदाबाद से प्रयागराज की दूरी करीब 1300 किलोमीटर है, इसलिए सफर काफी लंबा होने वाला है। अतीक अहमद को प्रयागराज एमपी एमएलए कोर्ट में 28 मार्च को पेश होना है। पेशी के लिए वारंट लेकर यूपी एसटीएफ की टीम साबरमती जेल पहुंची। इस वारंट में साबरमती जेल के अधीक्षक को आदेश दिया गया है कि अतीक अहमद को किसी भी परिस्थिति में 28 मार्च को सुबह 11 बजे प्रयागराज एमपी एमएलए कोर्ट में पेश किया जाए। 2 मामले 2007 का केस जो कि 28 तारीख को प्रयागराज में सुनवाई है और दूसरा जो कि उमेश पाल हत्याकांड को लेकर जुड़ा हुआ है। दोनों में अतीक अहमद जो मुख्य आरोपी के तौर पे हैं। उमेश पाल अपहरण मामले में प्रयागराज एमपी एमएलए कोर्ट अपना आदेश 28 मार्च को सुनाएगी। अतीक अहमद को गुजरात से उत्तर प्रदेश लाने के लिए एक बड़े ऑपरेशन की तरह तैयारियां की गई। पुलिस अधिकारियों की पूरी फौज इसमें जुटी हुई थी और फिर तय हुआ कि अतीक अहमद को सड़क के रास्ते अहमदाबाद से प्रयागराज लाया जाएगा। इसके लिए यूपी एसटीएफ की एक स्पेशल टीम बनाई गई, जिसमें आईपीएस अभिषेक भारती के नेतृत्व में 45 पुलिस कर्मियों को शामिल किया गया। इस टीम में अभिषेक भारती सहित 2 आईपीएस और 3 डीएसपी रैंक के अधिकारी शामिल हैं। टीम में इसके अलावा 40 पुलिस कांस्टेबल भी शामिल हैं। 27 मार्च की रात तक अतीक अहमद को प्रयागराज लाया जाएगा। इसके बाद 28 मार्च को एमपी एमएलए कोर्ट में पेशी होगी। उमेश पाल अपहरण मामले में अतीक की पेशी होगी। कोर्ट के फैसले के बाद अतीक की कस्टडी मांगी जाएगी। कस्टडी में उमेश पाल हत्याकांड को लेकर गहन पूछताछ होगी। अतीक अहमद को लाने वाली टीम का नेतृत्व कर रहे अभिषेक भारती को तेज तर्रार आईपीएस माना जाता है। अभिषेक भारती अभी प्रयागराज कमिश्नरेट में गंगानगर के डीसीपी हैं। अतीक अहमद को प्रयागराज लाने के लिए 2 रूट प्लान तय किए गए हैं। यूपी पुलिस अभी अहमदाबाद से प्रयागराज वाया उदयपुर वाले रास्ते से अतीक अहमद को लेकर जा रही है, जिसमें अहमदाबाद से यह काफिला शुरू हुआ है और अहमदाबाद से उदयपुर पहुंचेंगे। उदयपुर पहला इनका पड़ाव हो सकता है और इसके बाद उदयपुर से ये चित्तौड़गढ़ की तरफ काफिला आगे बढ़ेगा। ये जो अतीक अहमद की वैन है ये चित्तौड़गढ़ पहुंचेगी। चित्तौड़गढ़ से फिर उत्तर प्रदेश के झांसी आएगी, झांसी से फिर चित्रकूट जाएगी और चित्रकूट से प्रयागराज, आप जानते हैं नजदीक है, तो चित्रकूट से ये काफिला प्रयागराज पहुंचेगा। तो जो अगला जो रूट है उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। अतीक अहमद की यूपी वापसी के लिए जो भी रूट चुना जाए, दोनों ही काफी लंबे होने वाले हैं। लंबे सफर को देखते हुए अतीक को प्रयागराज लाने की तैयारियों को बेहद गोपनीय रखा गया था और इसलिए प्रयागराज पुलिस की टीम जब प्रयागराज से अहमदाबाद के लिए निकली तो पुलिस कर्मियों को भी ये पता नहीं था कि कहां जाना है।
को 9:30 के आसपास ये पूरी टीम यहाँ पे आई थी। पुलिस कर्मियों से जब हमारी बात हुई तो उनका स्पष्ट कहना है कि जब यूपी से वो चले थे तो उनको नहीं पता था कहाँ जाना है, पर थोड़े दूर निकल जाने के बाद उनको बताया गया कि आपको अहमदाबाद साबरमती जेल जाना है। यूपी पुलिस की 2 गाड़ियां साबरमती जेल के बाहर सुबह 9:30 बजे ही पहुंच गईं। इन गाड़ियों को लंबी दूरी के सफर के लिए पूरी तैयारी से लाया गया ताकि रास्ते में किसी तरह की कोई दिक्कत न हो। दोनों गाड़ियां दूर से देखने में एक जैसी ही हैं ताकि सुरक्षा को लेकर रास्ते में कोई दिक्कत न हो। अतीक को कब और किस गाड़ी में लेकर जाया जा रहा है, पुलिस इसको लेकर पूरी गोपनीयता बरतना चाहती है। उमेश पाल हत्याकांड के बाद अतीक अहमद के लिए आज सबसे मुश्किल दिन साबित हुआ। यूपी पुलिस ने पहले से अतीक को यूपी वापस लाने की तैयारी पुख्ता कर ली थी और उमेश पाल हत्याकांड के लिए गठित एसटीएफ की टीम सुबह 9:30 बजे जब गुजरात के अहमदाबाद पहुंची तो किसी को भनक तक नहीं लगी। साबरमती जेल में अतीक अहमद से यूपी एसटीएफ की टीम ने उमेश पाल हत्याकांड में सवाल जवाब किया। अतीक को जून 2019 में साबरमती जेल शिफ्ट किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने 22 अप्रैल 2019 को अतीक को शिफ्ट करने का आदेश दिया था। पहले देवरिया जेल में अतीक अहमद बंद था। अतीक पर रियल एस्टेट व्यवसायी के अपहरण और हमले की साजिश रचने का आरोप लगा था। जून 2019 से ही अतीक साबरमती जेल में बंद है, लेकिन उमेश पाल हत्याकांड के बाद से ही यूपी पुलिस उसे वापस लाने की तैयारी में जुट गई थी, जिसमें उमेश पाल की हत्या की वजह ही पुलिस की मुख्य हथियार बनी। अतीक अहमद को प्रयागराज लाए जाने की कार्रवाई के बीच उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि कोर्ट के आदेश के तहत ये कार्रवाई की जा रही है। माननीय न्यायालय का जो निर्णय है उसका हम लोग अनुपालन कर रहे हैं। इसके अलावा हमें कुछ नहीं कहना है। जो भी माननीय न्यायालय निर्णय देगा उसका हम अनुपालन करेंगे। दरअसल उमेश पाल अपहरण मामले में प्रयागराज की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट में 17 मार्च को ही सुनवाई पूरी हो गई। सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला रिजर्व रखा है और स्पेशल कोर्ट इस मामले में 28 मार्च को अपना फैसला सुनाएगी। उमेश पाल अपहरण मामले में माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को सजा मिलनी लगभग तय मानी जा रही है। अगर इस मामले में अतीक अहमद और अशरफ को सजा होती है तो दोनों भाइयों को किसी मामले में ये पहली सजा होगी। दरअसल उमेश पाल बीएसपी विधायक राजू पाल मर्डर केस का गवाह था। उमेश पाल का 2006 में अपहरण कर लिया गया था। उमेश पाल से केस में गवाही न देने के लिए जबरन हलफनामा लिया गया। उमेश पाल ने साल 2007 में अपने अपहरण का मुकदमा दर्ज कराया। अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ के खिलाफ केस दर्ज हुआ। इसी मुकदमे की पैरवी से लौटते वक्त उमेश पाल की हत्या हो गई थी। हालांकि उमेश पाल की हत्या के बाद भी इस मुकदमे पर कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि हत्या से पहले इस केस में उमेश पाल की गवाही हो चुकी थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी इस मामले में सुनवाई के लिए डेडलाइन तय कर रखी थी। प्रयागराज की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट को 16 मार्च तक केस की सुनवाई पूरी करने का निर्देश दिया गया था। अतीक अहमद को जिस बात का डर था अब वही हो रहा है। अतीक अहमद ने पहले ही सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर मांग की थी कि उसे उत्तर प्रदेश पुलिस के हवाले न किया जाए और जेल में ही उससे पूछताछ की जाए। उस याचिका में अतीक ने जो कुछ लिखा वो उसकी दहशत को बयां करता है। आपको बता दें कि उस याचिका में अतीक ने क्या लिखा था। तो याचिका में अतीक अहमद ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान का हवाला दिया। अतीक ने कहा कि योगी ने कहा था कि माफिया को मिट्टी में मिला देंगे, यानी अतीक के कहने का मतलब यह है कि उसका एनकाउंटर भी हो सकता है। अतीक ने यूपी पुलिस के पिछले रिकॉर्ड का भी जिक्र किया। अतीक ने बताया कि कैसे यूपी पुलिस जब गैंगस्टर विकास दुबे को लेकर जा रही थी तब पुलिस की गाड़ी पलट गई और विकास दुबे का एनकाउंटर कर दिया गया। अतीक ने जेल में बंद मुन्ना बजरंगी की हत्या जैसी घटनाओं का भी जिक्र किया। अतीक की इस याचिका पर 28 मार्च को सुनवाई होगी। अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन की एक्सक्लूसिव तस्वीर सामने आई है। पहली बार शाइस्ता की ऐसी तस्वीर दिखी है जिसमें वो बिना बुर्के की हो। शाइस्ता उमेश पाल हत्याकांड में फरार चल रही है और ये तस्वीर एक्सक्लूसिव इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। ये पहली ऐसी तस्वीर है जिसमें वो बिना बुर्के के दिख रही है। अधिकांश जगहों पर सीसीटीवी कैमरे में या सामान्य कार्यक्रमों में जहां भी शाइस्ता परवीन की तस्वीर आपने देखी होगी वो नकाब में और बुर्के में आपको दिखाई दी होगी, लेकिन पुलिस को इसकी तलाश है और इसीलिए ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। अतीक अहमद के साथ ही उसके गुर्गों पर भी पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। यूपी पुलिस इस बार अतीक अहमद गैंग को जड़ से मिटाने की तैयारी में है और इसलिए अतीक अहमद के गुर्गे अब्दुल कवी की गिरफ्तारी पर दिए जाने वाले इनाम की राशि को दोगुना कर दिया गया है। अब्दुल कवी पर पहले 50,000 का इनाम रखा गया था, जिसे बढ़ाकर अब 1 लाख कर दिया गया है। अब्दुल कवी पर राजू पाल हत्याकांड में शामिल होने का आरोप है। वो साल 2005 से ही पुलिस की नजर में फरार चल रहा है,
लेकिन उमेश पाल हत्याकांड के बाद प्रयागराज पुलिस हर हिस्ट्री शीटर के रिकॉर्ड खंगालकर उसे ढूंढने में जुट गई है। 17 साल से फरार अब्दुल कवी को अतीक अहमद का बेहद खास शूटर माना जा रहा है। अब्दुल कवी कौशाम्बी के सराय अकिल का रहने वाला है और वो अतीक अहमद से उसके शुरुआती दौर से जुड़ा हुआ है। अब्दुल कवी पर इनाम बढ़ाने के साथ ही पुलिस उसको पकड़ने के लिए लगातार दबिश भी दे रही है। अब्दुल कवी से जुड़े हर ठिकाने पर पुलिस की टीम नजर रखी हुई है और इसी कड़ी में पुलिस ने शनिवार को अब्दुल के ससुराल कौशाम्बी के कटोया गांव में भी रेड की। छापेमारी से पहले पूरे गांव को छावनी में तब्दील कर दिया गया। छापेमारी के लिए एसपी के नेतृत्व में पुलिस पूरे दलबल के साथ पहुंची। साथ ही स्निफर डॉग स्क्वाड को भी बुलाया गया। रेड के दौरान पुलिस ने कई अवैध हथियार बरामद किए। इसके साथ ही पुलिस ने कई लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया। इससे पहले अब्दुल कवी के गांव में भी पुलिस ने कार्रवाई की थी और बुलडोजर से अब्दुल कवी के घर को नेस्तनाबूद कर दिया था। इस कार्रवाई के दौरान भी पुलिस को अब्दुल कवी के घर से भारी मात्रा में हथियार मिले थे, जिसके बाद अब्दुल कवी के पिता और सभी भाई भाभीियों पर अवैध हथियार के मामले में केस दर्ज किया गया और फिर अब्दुल कवी के भाई अब्दुल कादिर को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके साथ ही पुलिस ने 5 लोगों को अब्दुल कवी को संरक्षण देने के जुर्म में गिरफ्तार किया था। तो एक तरफ अतीक के गुर्गों पर कार्रवाई की जा रही है तो दूसरी तरफ अतीक अहमद को प्रयागराज लाया जा रहा है और इस काफिले की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। ये 2 गाड़ियां हैं, इनमें से एक में अतीक अहमद को रखा गया है। 80 से 70 किलोमीटर की प्रति घंटे की जो रफ्तार है उसी रफ्तार से ये काफिला चल रहा है और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि अभी तक कोई भी होल्ड अतीक अहमद के काफिले ने नहीं किया है। तो जो पूरे इंतजाम के साथ टीम निकली थी वो इंतजाम कहीं ना कहीं दिख रहे हैं क्योंकि 1.5 घंटे का समय हो गया है। कहीं किसी भी जगह पे एक भी बार गाड़ी को रोका नहीं गया क्योंकि सुरक्षा की मुहैया भी करानी इतनी महत्वपूर्ण होती है। तो काफिला धीरे धीरे पूरी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। तकरीबन 2 घंटे के बाद 1.5 घंटा हो चुका है और 2 घंटे के बाद अतीक अहमद का काफिला है वो राजस्थान में एंटर होगा। उदयपुर से होते हुए वो आगे निकलेगी तो तकरीबन 3 घंटे तक गुजरात में रहने की संभावना है। उसमें से 1.5 घंटा बीत चुका है और 1.5 से 2 घंटे के बीच वो गुजरात बॉर्डर क्रॉस करके राजस्थान में एंटर हो जाएंगे। 28 तारीख के पहले उनको पहुंचना है और वो 28 तारीख से पहले कोर्ट में पहुंच जाए ऐसा स्पष्ट अभी दिख रहा है क्योंकि जिस प्रकार से कोर्ट ने निर्देश किया था साबरमती जेल के अधीक्षक को उसी के मुताबिक उनकी कस्टडी दी गई और कस्टडी को लेके यूपी पुलिस हो सके उतना जल्दी प्रयागराज पहुंचने की कोशिश कर रही है। जी जी न्यूज की टीम भी लगातार साथ साथ चल रही है और आप ग्राउंड जीरो से अपडेट इस वक्त देख रहे हैं। काफिला लगातार आगे बढ़ता जा रहा है और अभी तक कोई हॉल्ट नहीं हुआ है, यानी कहीं गाड़ी रुकी नहीं है और ये गाड़ियां लगातार तेजी के साथ तकरीबन 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ती हुई, क्योंकि स्वाभाविक तौर पर समय पर पहुंचना है। 11 बजे 28 तारीख को उससे पहले अदालत के अंदर पेश करना है। स्पष्ट आदेश एमपी एमएलए कोर्ट का है और इसीलिए यूपी पुलिस की टीम भी 45 सदस्यीय जो टीम है वो लेकर आ रही है और लगातार आगे बढ़ती जा रही है। अतीक अहमद को लाया जा रहा है तो अतीक अहमद और उसके गुर्गों पर यूपी एसटीएफ की कार्रवाई भी जारी है। तो दूसरी तरफ सियासी बयानबाजी भी अपने चरम पर है। समाजवादी पार्टी योगी सरकार के तरीकों पर लगातार सवाल उठा रही है और योगी आदित्यनाथ पर संविधान को कुचलने का आरोप लगा रही है। समाजवादी पार्टी सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने योगी राज में चल रहे बुलडोजर की कार्रवाई को कानून के खिलाफ बताया, लेकिन इस तरीके से कि आप खुद ही पकड़ा, खुद ही सजा दे दी, बुलडोजर चलवा दिया, तो ये कोई तरीका नहीं है। इसका मतलब ये है कि कानून को नहीं मानते हो। वहीं अतीक अहमद के प्रयागराज लाए जाने की खबरों के बीच अखिलेश यादव ने गाड़ी पलटने को लेकर तंज कसा। पता नहीं उनको पहले मुख्यमंत्री जी ने फोन करके बता दिया होगा कि इस जगह पर गाड़ी पलटा देंगे और मैंने उस समय भी कहा था कि जिस समय आप गूगल से और अमेरिका से मदद ले लोगे आपको पता लग जाएगा कि किस समय गाड़ी पलटी है और किसने पलटाई है। अखिलेश सुब्रत पाठक के उस बयान के संदर्भ में जवाब दे रहे थे जिसमें कन्नौज के सांसद सुब्रत पाठक ने कहा था कि विकास दुबे की तरह अतीक अहमद की गाड़ी भी पलट सकती है। विश्व महिला मुक्केबाजी में भारतीय बॉक्सर्स ने इतिहास रच दिया है। भारत ने 4 में से अब तक 3 गोल्ड मेडल जीत लिए हैं। कुछ देर पहले
नई दिल्ली में हुए फाइनल में मौजूदा वर्ल्ड चैंपियन निखत जरीन ने 50 किलोग्राम वर्ग में गोल्ड मेडल जीतकर अपना खिताब बरकरार रखा है। इसके साथ ही निखत ऐसी दूसरी भारतीय बॉक्सर बन गई हैं जो 2 बार वर्ल्ड चैंपियन बनी हैं। मैरी कॉम 6 बार विश्व चैंपियन रह चुकी हैं। निखत जरीन ने वियतनाम की नुयन थीटेम को हराया है। वहीं कल हुए फाइनल मुकाबले में नीतू घनघस ने 48 किलोग्राम वर्ग में गोल्ड मेडल जीतकर वर्ल्ड चैंपियन वो बनी थी। नीतू ने मंगोलिया की एल्टांत को 5-0 से मात दी थी। तीसरी मुक्केबाज स्वीटी बुरा ने 81 किलोग्राम की कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है। उन्होंने चीन की लीना वांग को 4-3 से हराकर स्वर्ण पदक जीता। भारत को चौथा गोल्ड मेडल भी मिल सकता है। इस वक्त भारतीय बॉक्सर लवलीना का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया की कैटलिन पार्कर से चल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज सुबह मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश को संबोधित किया। मन की बात कार्यक्रम के 99वें एपिसोड में पीएम मोदी ने ऑर्गन डोनेशन और नारी शक्ति के विषय पर चर्चा की। इस दौरान पीएम ने कोरोना के बढ़ते मामलों का भी जिक्र किया और लोगों से सावधानी बरतने की अपील की। चैत्र नवरात्रि के 5वें दिन दिल्ली के छतरपुर मंदिर में विशेष आरती की गई। इस दौरान मां के दरबार में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली। इंदौर में 51,000 लोगों ने एक साथ हनुमान चालीसा का पाठ किया। हनुमान मूर्ति के सामने बैठकर लोगों ने 2.5 लाख से ज्यादा बार चालीसा पाठ किया। इस खास कार्यक्रम में बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय और आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर शामिल रहे। जम्मू कश्मीर में आज रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने चिनाब पुल का निरीक्षण किया। रेल मंत्री ने ट्रॉली के जरिए पुल को पार किया, साथ ही पुल की पूजा अर्चना भी की। रेलवे द्वारा बनाया गया ये अब तक का सबसे ऊंचा ब्रिज है। वारिस पंजाब डे का चीफ और खालिस्तान समर्थक भगोड़े अमृतपाल सिंह की तलाश यूपी के महाराजगंज में तेज कर दी गई। बताया जा रहा है कि यूपी पुलिस को यहां उसकी लोकेशन की पुख्ता जानकारी मिली। बताया जा रहा है कि पंजाब काउंटर इंटेलिजेंस की टीम को अमृतपाल सिंह और उसके साथ फरार पप्पल प्रीत सिंह की आखिरी लोकेशन यूपी के महाराजगंज में मिली और इस जानकारी को काफी सटीक माना जा रहा है। अमृतपाल सिंह की लोकेशन की जानकारी मिलने के बाद महाराजगंज पुलिस को भी अलर्ट कर दिया गया। महाराजगंज में जिस जगह से अमृतपाल की लोकेशन मिली वो इलाका नेपाल की सीमा के बेहद करीब बताया जा रहा है। आशंका है कि अमृतपाल इसी रास्ते से नेपाल भागने की फिराक में है, लिहाजा सीमा पर सुरक्षा बल को भी सतर्क कर दिया गया। साथ ही नेपाल जाने वाले सभी रास्तों पर चौकसी बढ़ा दी गई। इससे पहले यूपी के लखीमपुर से ही अमृतपाल की लोकेशन मिली थी और वो इलाका भी नेपाल की सीमा के पास है। माना जा रहा है कि यूपी से लगती नेपाल सीमा के रास्ते ही अमृतपाल भागने की फिराक में है। आशंका इस बात की भी है कि अमृतपाल किसी तरह चकमा देकर नेपाल पहुंच गया हो, क्योंकि खुफिया एजेंसियों को अमृतपाल के नेपाल में होने की जानकारी भी मिली थी। जिसके बाद दिल्ली और पंजाब पुलिस के साथ खुफिया विभाग की टीम नेपाल पहुंची और वहां अमृतपाल की तलाश की जा रही है। हालांकि पुलिस के पास अभी अमृतपाल के नेपाल में होने की सही लोकेशन और सटीक जानकारी नहीं है, लेकिन जो इनपुट मिले हैं पुलिस उसी के आधार पर कार्रवाई को आगे बढ़ा रही है। अमृतपाल 20 मार्च को हरियाणा से आगे कहां गया ये अब तक पता नहीं लग पाया, लेकिन बताया जा रहा है कि अमृतपाल को 23 मार्च को यूपी के लखीमपुर खीरी में देखा गया था। लखीमपुर खीरी की सीमा नेपाल बॉर्डर से लगती है और वहां से नेपाल जाना बेहद आसान है, लिहाजा इसी रूट से अमृतपाल के नेपाल भागने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि पुलिस और बॉर्डर फोर्स के जवानों ने सीमा पर चौकसी को पहले से ज्यादा कड़ा कर दिया। अमृतपाल और उसके फरार साथियों के जगह जगह पोस्टर लगाए गए हैं और बॉर्डर पार करने वाली हर गाड़ी और यात्री बस की सख्ती से जांच की जा रही है। लेकिन बड़ी बात यह है कि 18 मार्च के बाद से अब तक अमृतपाल का सुराग पुलिस को नहीं मिल पाया। इस बीच उसके कुछ सीसीटीवी वीडियो जरूर सामने आए, लेकिन पुलिस जब तक उस लोकेशन पर पहुंचती अमृतपाल फरार हो चुका था। इस समय पुलिस अमृतपाल को पंजाब के अलावा देश के 5 राज्यों में तलाश कर रही है। हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली और जम्मू कश्मीर में अमृतपाल की तलाश जारी है। इन 5 राज्यों के अलावा भगोड़े अमृतपाल सिंह की तलाश नेपाल में भी हो रही है। पंजाब से निकलने के बाद अमृतपाल को सबसे पहले हरियाणा में देखा गया। इसके बाद अमृतपाल के दिल्ली के कश्मीरी गेट इलाके में छिपे होने की खबर मिली, जिसके आधार पर दिल्ली में भी जांच जारी है। अमृतपाल की तीसरी लोकेशन उत्तराखंड में होने का अंदेशा जताया गया। इस बीच भगोड़े अमृतपाल सिंह को लेकर एक खुफिया रिपोर्ट भी सामने आई, जिसमें उसकी दुबई की जानकारी, उसके सोशल मीडिया अकाउंट की डिटेल और खालिस्तानी साजिश के मंसूबों का पता चला, जिसे अंजाम तक पहुंचाने के लिए अमृतपाल सिंह 2022 में हिंदुस्तान आया। खुफिया रिपोर्ट में जो जानकारी सामने आई
उसके मुताबिक अमृतसर के जल्लूपुर खेड़ा गांव का रहने वाला अमृतपाल सिंह 2012 में दुबई गया था, जहां वो अपने पिता की कार्गो कंपनी को चलाने के काम में शामिल हो गया। इस दौरान उसने न पगड़ी बांधी और न ही लंबे बाल रखे। अमृतपाल एकदम कट्टरपंथी विचारधारा वाला शख्स रहा। वो दुबई में जनरल सिंह भिंडरावाला के ऑडियो कैसेट सुनता रहा। पिछले 4-5 सालों से अमृतपाल सिंह सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव था और अक्सर लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए वो पंजाब और सिखों से जुड़े धार्मिक, राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों पर अपना भाषण देता रहा। कोच्चि में तटरक्षक बल का एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। कोच्चि एयरपोर्ट पर भारतीय कोस्ट गार्ड्स का ALH ध्रुव हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हो गया। जानकारी के मुताबिक चॉपर करीब 25 फीट की ऊंचाई पर था, तभी उसे फोर्स्ड लैंडिंग करनी पड़ी। इस हादसे में एक पायलट घायल हो गया। इसरो ने आज अपना सबसे भारी रॉकेट LVM-3 लॉन्च किया। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से ब्रिटेन की कंपनी OneWeb के 36 ब्रॉडबैंड सैटेलाइट लेकर रॉकेट ने उड़ान भरी। ग्वालियर से आए इस वीडियो ने स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खोल दी है। ससुर का इलाज कराने पहुंची बहू को जब स्ट्रेचर नहीं मिला तो उसे ससुर को चादर पर बैठाकर खींचते हुए ले जाना पड़ा। घटना का वीडियो सामने आने के बाद अस्पताल प्रबंधन ने डॉक्टरों और नर्सेस को नोटिस जारी किया है। राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द करने के खिलाफ कांग्रेस ने आज देश भर में संकल्प सत्याग्रह किया। सत्याग्रह के दौरान दिल्ली में राजघाट पहुंची कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी और बीजेपी पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि उनके परिवार का बार बार अपमान किया गया। उस शहीद पिता का अपमान हरी संसद में किया जाता है। उस शहीद के बेटे को आप देशद्रोही कहते हैं, आप मीर जाफर कहते हैं, उसकी आप मां का अपमान करते हैं। तो मैं पूछना चाहती हूँ, एक आदमी का कितना अपमान करोगे? प्रियंका ने आरोप लगाया कि पीएम ने भरी संसद में गांधी परिवार का अपमान किया, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। आपके प्रधानमंत्री भरी संसद में खड़े होकर कहते हैं कि ये परिवार नेहरू नाम को इस्तेमाल क्यों नहीं करता, पूरे परिवार का अपमान करते हैं, लेकिन आप पर कोई मुकदमा नहीं होता, आपको 2 साल की कोई सजा नहीं मिलती, आपको जेल की सजा नहीं मिलती, आपको संसद से कोई बाहर नहीं निकालता। प्रियंका ने राहुल गांधी पर फैसला लेने में जल्दबाजी करने पर भी सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल की आवाज बंद कराने के लिए हड़बड़ी में ये फैसला लिया गया। अरे कायर हैं। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री को कायर तक कह दिया। कायर है इस देश का प्रधानमंत्री। लगा दो केस मुझ पर, जेल ले जाओ मुझे भी, लेकिन सच्चाई ये है कि इस देश का प्रधानमंत्री कायर है। प्रियंका ने कहा कि गांधी परिवार को डराने के लिए हर एजेंसी लगा दी गई, लेकिन वो डरने वाले नहीं हैं। जो सोचता है कि तमाम एजेंसियों को लगाकर हम पे छापे मारकर हमसे कुछ भी करते हैं, हमको हमें डराएंगे, वो गलत सोचते हैं, हम डरने वाले नहीं हैं। उन्होंने कहा कि क्या उन्हें शर्म आनी चाहिए कि उनके परिवार के सदस्य देश के लिए शहीद हुए। प्रियंका ने दावा किया कि राहुल का कसूर सिर्फ इतना है कि उन्होंने अडानी से जुड़े सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि सरकार के पास किसी सवाल का जवाब नहीं है। प्रियंका ने परिवारवाद के आरोपों पर भी पलटवार किया और सवाल किया कि क्या भगवान राम और पांडव भी परिवारवादी थे। आप परिवारवादी कहते हैं, तो भगवान राम कौन थे? भगवान राम को वनवास में भेजा गया, उन्होंने अपने परिवार, अपनी धरती के प्रति अपना धर्म निभाया। प्रियंका गांधी के आरोपों पर पलटवार करने में बीजेपी ने देर नहीं की। इसके लिए पार्टी के प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी मीडिया के सामने आए। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस के गांधी जी की समाधि पर सत्याग्रह करने पर सवाल खड़े किए। महात्मा गांधी जी की समाधि पर जो कर रहे हैं उसमें सत्य के प्रति कोई आग्रह नहीं, अहंकार का दुराग्रह निर्लज्जता के साथ दिख रहा है। उन्होंने राहुल गांधी पर पिछड़ों का अपमान करने का भी आरोप दोहराया और न्यायालय के फैसले का विरोध करने को निर्लज्जता बता दिया। पिछड़े समाज के विरुद्ध इस प्रकार की घृणा और वैमनस्य की बात करते हैं और उस पे आपको जब न्यायालय के द्वारा सजा होती है और फिर जब आप उसमें राजनीतिक आरोप लगाने का प्रयास करते हैं
तो इसमें मुझे उद्दंडता और निर्लज्जता दोनों नजर आती है। सुधांशु त्रिवेदी ने प्रियंका के हर आरोप पर पलटवार किया। उन्होंने सिख दंगे के आरोपी जगदीश टाइटलर के सहारे भी कांग्रेस को घेरा, क्योंकि वो सत्याग्रह के दौरान राजघाट पर दिखाई दिए थे। गांधी जी की समाधि पे आप अपने तथाकथित सत्याग्रह में ऐसे व्यक्तियों को ले जा रहे हैं जिन्होंने हिंसा में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। श्री जगदीश टाइटलर सत्य और अहिंसा के प्रतीक गांधी जी की समाधि पर न सत्य न अहिंसा। बीजेपी प्रवक्ता ने प्रमोद तिवारी के बयान पर भी पलटवार किया और आरोप लगाया कि गांधी परिवार खुद को कानून से ऊपर समझता है। रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। एक देश में दो विधान इन्हें आज भी चाहिए, एक विधान आम आदमी के लिए और एक विधान अपने परिवार के लिए। दरअसल कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने गांधी परिवार के बलिदान का जिक्र करते हुए कहा था कि न्यायालय को फैसला सुनाने से पहले राहुल गांधी के परिवार को भी देख लेना चाहिए था। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने शनिवार को लाहौर में मीनारे पाकिस्तान पर एक बड़ी रैली की। इस दौरान इमरान के हजारों समर्थक जमा हुए, जिन्होंने मोबाइल टॉर्च जलाकर अपने नेता का खैर मकदम किया। रैली में पीटीआई के कार्यकर्ताओं की भीड़ इतनी अधिक थी कि पांव तक रखने की जगह नहीं बची, लिहाजा कुछ कार्यकर्ता पेड़ों पर चढ़कर पीटीआई का झंडा लहराते नजर आए। इमरान खान की एक झलक पाने के लिए उनके हजारों समर्थक बेचैन दिखे और इमरान खान के पक्ष में नारेबाजी करते रहे, लेकिन इमरान किसी भी संभावित हमले के डर से सीधे समर्थकों के सामने नहीं आए, बल्कि इमरान खान ने बुलेट प्रूफ कंटेनर के अंदर से भाषण देने का फैसला किया। इमरान खान के लिए एक खास किस्म का कंटेनर तैयार किया गया था जिसमें बुलेट प्रूफ शीशे लगे थे और इस कंटेनर के अंदर जैसे ही इमरान खान पहुंचे, उनके समर्थक खुशी से झूम उठे। खुद इमरान खान ने भी हाथ हिलाकर अपने समर्थकों का अभिवादन किया, जिसके कुछ देर बाद इमरान खान ने अपना भाषण शुरू किया और सबसे पहले अपनी सरकार को साजिश के तहत गिराने का आरोप लगाया। एक साजिश के तहत हमारी हुकूमत गिराई गई और इस मुल्क के बड़े बड़े जुराइम पेशा लोगों को हमारे ऊपर मुसल्लत किया गया। इसके बाद उन्होंने कहा कि मीनारे पाकिस्तान रैली को नाकाम करने के लिए शहबाज शरीफ सरकार ने पूरी कोशिश की। आप कंटेनर्स रखे, 2000 हमारे कारकुनों को आपने छापे मार के जेलों में डाल दिया। ये जलसा फेल करने के लिए खौफ और हिरासा फैलाया हुआ। इमरान खान ने आरोप लगाया कि उनकी पार्टी पर करीब 150 केस लगा दिए गए, सिर्फ इसलिए क्योंकि पाकिस्तान की सरकार पीटीआई को दरकिनार करना चाहती है। इमरान खान ने पाकिस्तान की सरकार को आड़े हाथों लिया तो इस दौरान उनकी बहनें भी उनका समर्थन करने के लिए लाहौर के मीनारे पाकिस्तान पहुंची। बिना किसी प्रोटोकॉल के इमरान खान की बहनें समर्थकों के बीच नजर आईं और कहा कि इमरान डटे रहेंगे। वो पहले भी डटे हुए थे, अब भी डटे रहेंगे। इमरान खान की एक बहन ने भारत का नाम लेते हुए कहा कि कोई दुश्मन नहीं बल्कि अपने ही उनके भाई की जान के पीछे पड़े हैं। बहुत जुल्म है, बड़ी अफसोस होता है कि अफसोस अब वो दुश्मन करे ना तो फिर हमें इंडिया समझ आती है। अफसोस ज्यादा कि अपने। जबकि इमरान खान की एक बहन ने कहा कि उनका भाई देश के लिए गोली तक खा चुका है, अब क्या करेगा? पाकिस्तानियों को ही उनकी सुरक्षा करनी होगी। उनको क्या चाहिए? गोलियां खा लिया और क्या चाहते हैं हम उनसे? वो फिर भी खड़े में आ गए। अगर उनका भी आपको पता है कि जब वो घर से निकलने को तैयार थे कि लोगों को कोई नुकसान ना हो जाए, मैं चला जाता हूँ, तो हमने कहा था कि हम जो बाहर खड़े थे उन्होंने कहा था इसको अंदर, इमरान खान को भी नहीं हम बाहर निकलने देंगे। इमरान खान की रैली में उनकी बहनों के साथ पीटीआई के तमाम नेता भी मौजूद रहे। आजम स्वाति से लेकर हर वो नेता स्टेज पर दिखा जिसे हाल के दिनों में सरकार ने जेल में डाला था। जबकि रैली में मौजूद शेख रशीद ने तो एक बार फिर वही हरकत की जिसके लिए वो कुख्यात हैं। शेख रशीद ने एक बार फिर भारत को एटमी हमले की धमकी दे डाली। जब मैंने बालाकोट में कहा था हिंदुस्तान वालों, हमारे पास ऐसे मसाले हैं कि ना बिरला जी के मंदिर की घंटी बजेगी, ना हिंदुस्तान में घास उगेगा। पब्लिक की तालियों के भूखे शेख रशीद डींगे हाँकने के साथ भारत का नाम लेकर सुर्खियों में बने रहने की कोशिश करते दिखे, तो वहीं अपने ही देश के पीएम शहबाज शरीफ पर गोलियों की बरसात कर दी। 10 किलो का आटा दे के फोन के मालिकों को, चैनल के मालिकों को कहता है कि इसको टॉप न्यूज में रखो। बेशर्मो, बेगैरतो,
चोरों, डाकुओं, लुटेरों कौम इमरान खान की क़यादत में निकल आई है। अब तक यही माना जाता था कि पहाड़ के लोग फिट होते हैं, लेकिन आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि मैदानों से ज्यादा पहाड़ों पर लोगों में मोटापा बढ़ रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में 5 साल में मोटे लोगों की संख्या 10% बढ़ गई है। साल 2015-2016 में उत्तराखंड में करीब 18% पुरुष मोटापे का शिकार थे। वहीं 2019 से 2021 के बीच ये संख्या 27.1% हो गई है। वहीं मैदानी क्षेत्र उत्तर प्रदेश में 18.1% पुरुषों को ही मोटापा था। यानी उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्य के मुकाबले में यूपी के पुरुषों में कम मोटापा है। वहीं हिमाचल प्रदेश की बात करें तो यहां 8% लोगों में मोटापा है और जम्मू कश्मीर में 11% लोग मोटापे का शिकार हैं। स्टडी में यह भी सामने आया है कि पहाड़ों पर पुरुषों में महिलाओं से ज्यादा मोटापा बढ़ा है। तुर्की एम्बेसी ने आज दिल्ली में साइकिल रैली का आयोजन किया। ऑपरेशन दोस्त के सम्मान में तुर्की एम्बेसी ने आज इंडिया गेट तक साइकिल रैली का आयोजन किया। इस दौरान भारत में तुर्की के राजदूत फिरात सुनेल ने एक बार फिर भारतीय सेना और एनडीआरएफ की टीम को धन्यवाद कहा। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में फिर बर्फबारी का दौर शुरू हो गया है। बीती रात गंगोत्री धाम में हल्की बर्फबारी हुई, जिसके बाद खूबसूरत नजारा देखने को मिला। गंगोत्री धाम के कपाट 22 अप्रैल को खुलेंगे। पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश आज अपना 53वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। इस मौके पर बीएसएफ ने बांग्लादेशी सैनिकों को मिठाइयां भेंट कर शुभकामनाएं दी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज भोपाल में नए प्रदेश कार्यालय का भूमि पूजन किया। इस दौरान राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद रहे। वाराणसी के सारनाथ से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई। वहां एक होटल के कमरे से भोजपुरी फिल्मों की अभिनेत्री आकांक्षा दुबे का शव फंदे से लटका मिला, जिसकी जानकारी मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और फंदे से लटकते आकांक्षा दुबे के शव को उतारकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बताया जा रहा है कि आकांक्षा दुबे वहां एक फिल्म की शूटिंग के लिए रुकी हुई थी, लेकिन सुबह जब वो अपने कमरे से बाहर नहीं निकली तो पुलिस को घटना की जानकारी दी गई, जिसके बाद पुलिस ने दूसरी चाबी से कमरे का दरवाजा खोला तो अंदर आकांक्षा दुबे का शव मिला। यहाँ पे आए तो मेरे मेकअप दादा और मैडम बोले कि संजय दरवाज़ा नहीं खुल रहा है, हम लोग काफ़ी देर से वेट कर रहे हैं, आप तुम दरवाज़ा खोलो। और लोग कॉल भी किए थे, रिसेप्शन से कॉल कराया गया, नहीं खुला। बताया जा रहा है कि आकांक्षा दुबे वहां 1 महीने से रहकर भोजपुरी फिल्म की शूटिंग कर रही थी और बीती रात वो एक दोस्त की बर्थडे पार्टी में भी शामिल हुई थी। उनका कल बर्थडे था किसी दोस्त के यहाँ, वो बर्थडे पार्टी में गई थी। मैंने बोला कहाँ जा रहे हो आप? कि बर्थडे पार्टी में जा रहे हैं, हम आ रहे हैं दीदी, बस इतना ही बोल के वो गई और ये नहीं बताई किसके साथ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। आकांक्षा दुबे ने खुदकुशी क्यों की, इसकी जानकारी नहीं मिल पाई, लेकिन इस खबर के सामने आने के बाद उनके प्रशंसकों को गहरा सदमा लगा। सोशल मीडिया पर कई तरह की खबरें जोर पकड़ने लगी। कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर समर सिंह से ब्रेकअप को आकांक्षा दुबे के सुसाइड की वजह बता दिया। हालांकि इस बात के कोई सबूत पुलिस को नहीं मिले और न ही मौके से पुलिस ने कोई सुसाइड नोट बरामद किया। यहाँ पहुंचे तो सभी साक्ष्य संकलित किए गए। यहाँ से प्रथम दृष्टया मामला जो है आत्महत्या का ही प्रतीत होता है। इसमें आकांक्षा दुबे यहाँ पर रुकी हुई थी, जो भोजपुरी फिल्मों में काम करती हैं और मूल रूप से चौरी भदोही की रहने वाली हैं और काफ़ी समय से महाराष्ट्र में इनका परिवार रहता है। वहीं आकांक्षा दुबे ने सुसाइड से कुछ घंटे पहले इंस्टाग्राम पर एक और वीडियो भी पोस्ट किया था, जिसमें उन्होंने एक गाने पर बनाई रील को अपलोड किया था। इस वीडियो में वो काफी खुश नजर आ रही थीं और वीडियो को देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल था कि वो खुदकुशी जैसा बड़ा कदम उठा लेंगी। रूस और यूक्रेन के बीच पिछले 1 साल से चल रही जंग एक बार फिर खतरनाक मोड़ लेती नजर आई। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन सीमा के पास परमाणु मिसाइल तैनात करने का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि वो बेलारूस में टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन तैनात करेंगे। हालांकि पुतिन ने यह भी कहा कि वो ऐसा बेलारूस के कहने पर कर रहे हैं क्योंकि उसकी सुरक्षा को भी खतरा है। Александр Григорьевич Лукашенко давно ставит вопрос о том, чтобы разместить на территории Беларуси российское тактическое ядерное оружие। जबकि पुतिन ने अपने इस फैसले का ये कहते हुए बचाव भी किया कि वो न्यूक्लियर ट्रीटी का उल्लंघन नहीं कर रहे। Ваши ближайшие союзники, почему американцы своим союзникам делают, на их территории размещают, учат, кстати говоря, их экипажи, их летчиков использовать при необходимости этот вид вооружения। पुतिन ने कहा कि ब्रिटेन जो गोला बारूद यूक्रेन को भेज रहा है
उसमें यूरेनियम मौजूद है। पश्चिमी और यूरोपीय देश लगातार गैर जिम्मेदाराना व्यवहार कर रहे हैं, लिहाजा उन्हें मजबूरी में ये कदम उठाना पड़ा। अमेरिका के मिसिसिपी में शनिवार को आए बवंडर ने भारी तबाही मचाई। कुदरत के इस कहर ने करीब 26 लोगों की जान ले ली और दर्जनों घायल हो गए। बवंडर का सबसे ज्यादा असर पश्चिमी मिसिसिपी में 200 लोगों के एक शहर सिल्वर सिटी और 1700 की आबादी वाले रोलिंग फोर्क शहर पर पड़ा। इन दो शहरों में बवंडर करीब 160 किलोमीटर तक तबाही के निशान छोड़ गया। चारों तरफ उजड़े घर, कबाड़ में तब्दील हुई गाड़ियां, मलबा और ठूंठ बन चुके पेड़ नजर आए। जिस रास्ते से बवंडर गुजरा, उस रास्ते में पड़ने वाली कोई भी चीज साबुत नहीं बची। गाड़ियां तिनके की तरह उड़ गईं, पेड़ उखड़ गए और दूर दूर तक मलबा फैल गया। जी न्यूज़।